हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का 10th चैप्टर, जिसका नाम है वेक्टर और वेक्टर अलजेब्रा। और थोड़ा इग्नोर कीजिएगा आप। तो वेक्टर अलजेब्रा करेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा और 3D दोनों ही चैप्टर जो है टोटल 17 मार्क्स के हैं और काफ़ी ज़्यादा बोर्ड का पेपर जो है इसको कवर करते हैं। 80 में से 17 मार्क्स के ये दोनों चैप्टर हैं। तो वेक्टर सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको 3D सीखना है। वेक्टर थोड़ा कम मार्क्स का है लेकिन इंपॉर्टेंट है फॉर 3D। ठीक है भाई। तो भाई अपने चैनल पर मैं 10 चैप्टर क्लास 12th के ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो यार अगर आपने वो 10 चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक सबका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर जा करके आप उन चैप्टर्स की वीडियोस भी अच्छे से ज़रूर देख लें। ठीक है भाई। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। देखो भाई, डेली लाइफ के अंदर हमसे ना दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपका वेट क्या है, या फिर हाइट भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी हाइट क्या है। तो काफ़ी का आंसर होगा हाइट 1.6 मीटर है, 1.7 मीटर है, 5 मीटर है। वेट बोलेंगे 50 kg है, 55, 67। इस तरीके के कुछ आंसर्स आएंगे जिसके अंदर एक नंबर होगा, एक रियल नंबर उससे एसोसिएटेड होगा। जैसे टाइम पूछूं तो 12 बज रहे है ना, या फिर 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3, 4, कुछ भी बोल सकते हैं इस तरीके से वो, है ना। टाइम को जो है बता सकते हैं, वेट बता सकते हैं। अगर मैं डिस्टेंस पूछूं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा तो भाई 50 मीटर कवर कर किया, 100 मीटर कवर किया। इस तरीके से जो है वो चलता है मामला। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस के अंदर एक चीज़ एसोसिएटेड है, सिर्फ नंबर। वो आपको सिर्फ नंबर बताएगा कि ये नंबर है भैया। जैसे वेट पूछा तो 50, हाइट पूछा 1.6, और कुछ इससे रिलेटेड नहीं है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में वो ये पूछेगा कि जैसे मान लो आपको फुटबॉल जो है किसी प्लेयर के पास किक करनी है, आप थोड़े डिस्टेंस पर खड़े हो, आपको फुटबॉल जो है वो किक करनी है। तो यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो जो आप फोर्स लगाने वाले हो, है ना, जैसे 50 न्यूटन का फोर्स लगाओगे या 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन नहीं देखी ना तो बॉल उस प्लेयर पर पहुंच नहीं पाएगी। तो दो टाइप के क्वेश्चन है, एक में सिर्फ नंबर एसोसिएटेड होता है, दूसरे में नंबर भी एसोसिएटेड होता है और डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होती है। तो इसलिए दो तरीके की क्वांटिटीज होती है हमारे पास। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं वो पहले से ही ये सब बातें जानते होते हैं, क्योंकि 11th क्लास फिजिक्स में वो ये चैप्टर जो है पढ़ चुके होते हैं। वेक्टर के बारे में थोड़ी नॉलेज उनको हो जाती है, कॉमर्स वालों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि पहले ही पढ़ चुके होते हैं। तो मेन तो ये कॉमर्स वालों को ही समझाना होता है चैप्टर मेनली, क्योंकि साइंस वालों को पहले से पता होता है तो उनको समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो कोशिश करूँगा कि कॉमर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जो भी ईजी से ईजी मैं इस चैप्टर को समझा पाऊँ, अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है भाई। फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ डाल रखा है नीचे लिंक में, तो वहाँ पर के आकर के डाउट्स पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या बताया, स्केलर क्वांटिटी हो गया जैसा टाइम, डिस्टेंस, मास, स्पीड। तो स्केलर, ये कुछ स्केलर क्वांटिटीज हैं जिससे सिर्फ नंबर एसोसिएटेड होगा, डायरेक्शन एसोसिएट नहीं होगी। लेकिन वेक्टर क्या होता है, फोर्स। भाई जैसे आपने मान लो एक बॉक्स पर फोर्स लगाई तो कहीं तक आपको उसको पहुंचाना होगा ना, तो उस डायरेक्शन में ही आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, नहीं तो उसका क्या काम। भाई जैसे मान लो आपको जो है एक बॉक्स को शिफ्ट करना है तो आप फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाओगे ना जहां पर आपको शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नंबर और डायरेक्शन। ठीक है भाई। तो फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि हमें बताती हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है भाई। ये तो बेसिक सा साइंस में थोड़ा सा मैं ले गया आपको, लेकिन हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि कब नंबर लगता है और कब डायरेक्शन भी आती है। तो यहाँ पर जैसे मान लो भाई मेरे पास एक लाइन है, ये लाइन है मान लो, क्योंकि लाइन को हम इनडेफिनेटली डायरेक्शन में इनडेफिनेटली जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस लाइन को मैं डायरेक्शन दे सकता हूं, या तो एरो ऊपर बना दूंगा या फिर मैं एरो नीचे बना दूंगा। तो एक लाइन को इस तरीके से हम डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर मान लो इस लाइन का मैं छोटा सा टुकड़ा ले लूं, जैसे ये लाइन चल रही है, इस लाइन का अगर मैं छोटा सा टुकड़ा ले लूं, मान लो ये वाला, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट और डायरेक्शन ये। तो ये जो हमारा
ये जो टुकड़ा है इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर से, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर से। तो मैंने मान लिया ये एक ए और बी है, तो लाइन को अगर आपने डायरेक्शन दी तो वो क्या बन जाता है, वेक्टर। ठीक है भाई, तो क्या होता है वेक्टर जो है, क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन होती है। वेक्टर क्या होती है, एक डायरेक्टेड लाइन। ठीक है भाई, तो वेक्टर क्या होता है भाई, वेक्टर अगर आपसे पूछेगा कोई तो वो होता है डायरेक्टेड लाइन। ये इसकी लाइन सेगमेंट है। यहां पर जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है ए से, इसको बोला जाता है इनिशियल पॉइंट, और जहां पर वेक्टर खत्म होता है इसको बोला जाता है टर्मिनल पॉइंट। तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया टर्मिनल पॉइंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी के ऊपर ये एरो लगाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर जो है वो ए टू बी, जो डायरेक्शन है ना उसकी, वो ए टू बी है। अगर आपको उल्टा करना है इसकी डायरेक्शन को, मतलब इस तरीके से अगर आपको करना है तो फिर लिखा जाएगा बी टू ए। इस तरीके से वेक्टर जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा, या फिर आप इसको स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए बी वेक्टर लिख लो, या आप सिंपली आप इसको ए वेक्टर भी लिख, इसको रीड कैसे करते हैं, वेक्टर ए बी या ए वेक्टर। इस तरीके से आप, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, और किसी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ए यहाँ पर क्या है, इनिशियल पॉइंट, जहाँ से शुरू हुआ इनिशियल पॉइंट, जहाँ पर खत्म हुआ टर्मिनल पॉइंट। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या कहलाता है, वो होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। भाई कि कोई भी वेक्टर है, मान लो उसके इनिशियल पॉइंट जरूर होगा, टर्मिनल पॉइंट जरूर होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है यानी कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, वो क्या कहलाती है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाती है। क्या कहलाती है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी वेक्टर अंडर द मॉड। दो लाइंस के बीच में वेक्टर को लिखा जाता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, या फिर आप इसको अगर ए वेक्टर लिख ले हो तो इसका मॉड। ठीक है भाई, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। तो ये लाइन में एरो बताएगा आपको डायरेक्शन, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताएगा आपको मैग्नीट्यूड। तो इसलिए वेक्टर जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। यहां पर देखो भाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है भाई। मैग्नीट्यूड कभी, मुझे बताओ यार, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा भाई। अगर मान लो ए और बी, मतलब बी अगर ए के ऊपर आ गया, अगर लाइन नहीं बनी तो मैग्नीट्यूड जीरो होगा ना भाई। ए और बी अगर कोइंसाइड कर गए, बी ए के ऊपर आ गया, मतलब ये वैनिश हो गया, जीरो हो गया, नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो इसलिए इसका कोई भी मतलब, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, वो गलत है बिल्कुल ही, आपको चेक करना पड़ेगा उसको। ठीक है भाई, बेसिक आपको वेक्टर समझ में आ गया होगा। आगे देखो भाई, अभी तो है काफ़ी। अब जैसे मान लो सबसे पहले इसके अंदर आता है पोजीशन वेक्टर। देखो भाई, क्लास 11th के अंदर 3D में, जो आपका 12 चैप्टर था क्लास 11th की 3D में, वहाँ पर आपने ये कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, 3 डायमेंशनल प्लेन, जहाँ पर ये होता है x, y और z। अगर मान लो इस पर मैंने कोई भी पॉइंट लिया p, x, y, z, है ना, पॉइंट होते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से पॉइंट होते थे। अगर आपने o को p से ज्वाइन कर दिया तो ये भी तो OP वेक्टर बन गया। तो ये OP वेक्टर क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। ये क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर, या फिर आप इसको सिंपली ए भी लिख सकते हो। तो ऐसे आप और भी पोजीशन वेक्टर बना सकते हो, क्योंकि इस प्लेन के अंदर तो भैया बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो आप और भी पोजीशन वेक्टर बना सकते हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। समझ में आ रहा है आपको। कोई भी पॉइंट को जब आप ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो वो जो लाइन आएगी, वो जो डायरेक्टेड लाइन होगी, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो ये एक्स वाई जेड है, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। ऐसे ही इसको स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए बी सी, ये भी पोजीशन वेक्टर्स है, यहाँ पर पॉइंट्स हैं। तो जब भी ओरिजिन से कनेक्ट कर दोगे वो आपका पोजीशन वेक्टर बनाएगा। अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो देखो भाई ज़रा, अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये 0 0 0 है,
दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस जीरो का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, y माइनस जीरो का स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर, z माइनस जीरो का स्क्वायर दैट इज जेड स्क्वायर, और पूरा का पूरा अंडर रूट में। तो कभी भी आपको अगर पोजीशन वेक्टर की लेंथ निकालनी हो, उसकी लेंथ निकालनी हो, तो आप क्या कर दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो आपको लेंथ मिलेगी और एरो आपको डायरेक्शन बताएगा। ठीक है भाई, कोई भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो। अगला टॉपिक है इसका सबसे इंपॉर्टेंट, वो है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन, देखो भाई, मान लो कोई भी एक वेक्टर है, अभी जैसे मैंने ऊपर माना, यही वाला मान लेते हैं, ये हो गया अपना O, ये हो गया अपना X, Y और Z। ठीक है भाई, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया P X Y Z, और ये हो गया अपना पोजीशन वेक्टर OP। OP वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो गया है भाई। देखो भाई, ये वेक्टर X एक्सिस के साथ, Y एक्सिस के साथ और Z एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा कि नहीं भाई? कोई भी वेक्टर, कोई भी पोजीशन वेक्टर या कोई भी वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल जरूर बनाता है। तो ये वाला वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको अल्फा मान लेते हैं, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको बीटा मान लेते हैं, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको गामा मान लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा, ये इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। क्या नाम होता है इनका, डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है भाई, फिर से एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। एक वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ एंगल जरूर बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में तीनों एक्सिस के साथ एंगल जरूर बनाएगा। देखो ये वाला वेक्टर एक्स के साथ बना रहा है अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा, तो इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। अगर मैं इनको कॉस के साथ लिख दूं, इन एंगल्स को अगर मैं कॉस के साथ लिख दूं, जैसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, एम से और एन से, तो इनका नाम पड़ जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। अगर मैं इन एंगल्स को कॉस के साथ लिख दूं तो ये बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और रिप्रेजेंट करते हैं एल, एम और एन से। थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो रही होगी अभी भी कि ये डायरेक्शन कोसाइन आखिर है क्या। तो सिंपली आपको याद क्या करना है, एक वेक्टर तीनों के साथ जो एंगल बना रहा है, अगर उन एंगल को आप कॉस के साथ लिख दो, अब रिप्रेजेंट करवाना है तो एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो भाई, अभी इसका मैग्नीट्यूड भी जरूर होगा, इसका मैग्नीट्यूड ऊपर निकाला हुआ है, देख लो ओपी वेक्टर। क्या मैं इसको सिर्फ आर बोल दूं भाई? इसको मैं आर मान सकता हूं, कुछ भी मान सकता हूं, ABC माना था वैसे तो यहां पर, लेकिन मैं आर मान रहा हूं। ठीक है, सिंपली मैं इसको आर मान लेता हूं, ये भी एक नंबर ही होगा ना, तो मैंने इसको आर मान लिया। तो यहाँ पर याद रखना भाई, ये जो वेक्टर है इसका एक और फॉर्मूला होता है डीसी का, वो होता है एक्स बाय आर। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें ये जो एक्स है इसको अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो वो भी आपको एल देगा, ऐसे ही वाई वाले के साथ डिवाइड करोगे तब भी, और जेड वाले के साथ डिवाइड करोगे तब भी। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो दो तरीके से निकलते हैं। अगर आपको एंगल्स दिए हुए हैं तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, या फिर आप क्या करो, ये जो पॉइंट है इसको मैग्नीट्यूड से, इसका मैग्नीट्यूड तो जरूर होगा ना, लेंथ तो जरूर होगी, तो आप क्या करो, उससे डिवाइड कर दो, तब भी आपको क्या मिल जाएंगे, एल, एम और एन की वैल्यू। ठीक है भाई, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, वेक्टर जो तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको कॉस के साथ लिखना है। ठीक है भाई, तो एक प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट, तीनों का स्क्वायर का सम 1 होता है। अब कई बच्चे थोड़ा शक करते हैं इस पर, कैसे भाई, कैसे 1 होता है? तो प्रूव करके दिखा देते हैं। एल क्या है, एक्स बाय आर है ना, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एम क्या है, वाई बाय आर है ना, वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एन क्या है, जेड बाय आर है ना, जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मुझे इसका आंसर 1 लाना है, तो तीनों का एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ, आर जो है वो रूट में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं होगा? तो यहाँ पे लगा दूँ, तो मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो भाई आंसर 1 आ गया कि नहीं। तो आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 3D में भी यूज होता है। तीनों का स्क्वायर का सम, डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम क्या होता है 1। यहीं से एक और फॉर्मूला आता है, अगर मैं एलिमेंट पुट कर दूं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, तो ये भी क्या हो गया 1। ठीक है भाई, हो सकता है आपको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हुई हो जरूर। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इजीली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये देखो भाई, मैंने क्या बोला, डीसीज कैसे निकलते हैं, एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये पॉइंट है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया ना आपने, ये रहा मैग्नीट्यूड। आप तीनों को आर से, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो भी आपको क्या देगा, डीसीज देगा। फिलहाल के लिए याद करो, ठीक है भाई। तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। अब आता है इसके अंदर टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कितने टाइप्स हैं, देखो भाई सबसे पहले है जीरो वेक्टर। मैंने पहले से लिखा हुआ है ताकि टाइम बचे आपका, मैं जल्दी से समझा पाऊँ बहुत ही ईजिली, क्योंकि बेसिक चल रहा है अभी, ये बेसिक समझना है आपको। उसके बाद तो चैप्टर भी मेन स्टार्ट होगा 11.10.2 से। तो जीरो वेक्टर क्या होता है भाई, जीरो वेक्टर होता है वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स को इनसाइड, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को इनसाइड कर जाए। जैसे मान लो ये ए बी वेक्टर था, बी ए के ऊपर आ जाए, ये खत्म, लेंथ खत्म, बी ए के ऊपर आ गया, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जब कोइंसाइड कर जाए, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं जीरो वेक्टर। रिप्रेजेंट करते हैं ओ के ऊपर वेक्टर, ठीक है भाई। जैसे कि ए वेक्टर, समझ रहे हो, ए के ऊपर ए तो कोइंसाइड कर गया तो जीरो वेक्टर होगा, बी के ऊपर बी। तो इसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि बन ही नहीं रहा ना यार, ये तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, तो डायरेक्शन कहाँ से आएगी, तो इसलिए इसकी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है भाई। तो जीरो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, जब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। यूनिट वेक्टर होता है, नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मतलब कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो भाई यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर इज डिनोटेड बाय दिस। देखो भाई कोई भी एक वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए कैप से। कहने का मतलब ये है, यानी कि अगर आपको कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो इसकी डायरेक्शन में ही होगा। क्या मतलब, अगर बोलेगा इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड करो तो वो होगा यूनिट वेक्टर, याद रखना। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, फिर से शब्दों पर ध्यान दो, बस कॉन्सेंट्रेट करके समझोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आएगी वेक्टर के अंदर। तो वेक्टर की डायरेक्शन में अगर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए कैप से। इसको बोलते हैं ए कैप। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। कभी कभी आपको वेक्टर ऐसे मिलेंगे जो कि एक ही पॉइंट से क्या हो रहे होंगे, ओरिजिनेट हो रहे होंगे। तो ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर, ये को क्या बोला जाता है, ये को इनिशियल है, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसलिए क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर होते हैं भाई, जैसे मान लो कोई भी एक लाइन है, इसके पैरेलल जो वेक्टर होंगे ना एक लाइन के, देखो भाई टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो ना हो, उनकी डायरेक्शन सेम हो ना हो, ऐसे भी हो सकते हैं। तो एक लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होते हैं, चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, डायरेक्शन सेम हो या ना हो, पैरेलल वेक्टर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं भाई, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, चाहे उनका इनिशियल पॉइंट अलग अलग हो, उससे मतलब नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, यहाँ पर थोड़ी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, अगर मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन भी सेम है तो बोला जाएगा कि दोनों वेक्टर इक्वल है, ऐसे लिखा जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। अगर आपको किसी का भी नेगेटिव वेक्टर निकालना है, किसी का भी नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर निकालना है, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक है भाई, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इट।
लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। जैसे मान लो भाई एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो एक और वेक्टर है, इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम। तो इस वेक्टर को क्या बोलते हैं, इस वेक्टर का नेगेटिव। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगी। जैसे बी ए वेक्टर जो है ए बी वेक्टर का नेगेटिव है, भाई जैसे ही आपने ए टू बी जा रहा था बी टू ए कर दिया तो माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर आपने सी डी लिखा और आप डी सी लिख रहे हो तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये था इसका बेसिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 10.1 एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल ये एक्सरसाइज है। ठीक है भाई, 10.1 में कुछ भी नहीं है, ये बेसिक पर ही है पूरी की पूरी। बोल रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री और 40 किलोमीटर। देखो भाई ये होता है हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बस आपको रिप्रेजेंट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो 40 किलोमीटर है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री, ऐसा कितना है 30 डिग्री, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 40 किलोमीटर है। तो इस तरीके से ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब मैग्नीट्यूड 40 किलोमीटर है, कहां पर, नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री। ठीक है भाई, डायरेक्शन भी हो गई और मैग्नीट्यूड भी हो गया। अब इसमें बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। 10 kg स्केलर क्वांटिटी है, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गई, वेक्टर क्वांटिटी है। 40 डिग्री स्केलर क्वांटिटी है, पावर भी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, और ये एक्सेलरेशन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है भैया, आपको यार रटना ही पड़ेगा, इसमें तो कुछ साइंस वाइंस आ रही है, क्वेश्चन बोर्ड में आते नहीं है ऐसे वैसे जनरली, फिर भी थोड़ा सा जो एनसीईआरटी में वो तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर से स्केलर वेक्टर बताना है, टाइम पीरियड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, वर्क डन स्केलर है, ये आपको याद करना है। बोल रहा है इस फिगर के अंदर आइडेंटिफाई करो को इनिशियल जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। देखो भाई ये जो पॉइंट है यहाँ से देखो ए भी ओरिजिनेट हो रहा है, डी भी हो रहा है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है कि नहीं, तो ए और डी हो गया को इनिशियल। यहाँ पर आपको लिखना है ए और डी। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, डायरेक्शन भी सेम, तो यहाँ पर देखो इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, तो बी और डी क्या होगा, इक्वल वेक्टर। कोलिनियर है बट नॉट इक्वल। कोलिनियर होते हैं मैग्नीट्यूड कुछ भी हो लेकिन वो पैरेलल होने चाहिए, तो ये दोनों पैरेलल है। ठीक है भाई, यहाँ पर इनकी क्योंकि डायरेक्शन अलग है इसलिए ये इक्वल नहीं है, ये कोलिनियर भी है और इक्वल भी है क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। वैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं देखते, कोलिनियर के अंदर क्या होता है, ये दोनों इक्वल तो है मगर कोलिनियर नहीं है क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एंड सी। अब बोल रहे हैं आंसर बताओ ट्रू फॉल्स, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। देखो भाई बोल रहा है ए और माइनस ए, जैसे मान लो कोई भी एक वेक्टर है ए, कोई भी एक वेक्टर है ए और इसका नेगेटिव यानी कि डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो क्या ये कोलिनियर है, बिल्कुल ये कोलिनियर है, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। कोलिनियर है मगर इक्वल नहीं होंगे क्योंकि पैरेलल है ना। बोल रहा है टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नहीं भाई ये बिल्कुल फॉल्स है, ये ट्रू है। बोल रहा है दो कोलिनियर वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, नहीं, ऐसा भी हो सकता है यार। जैसे मान लो ये है और एक ये है, तो इनका मैग्नीट्यूड कहाँ बराबर है, मगर ये कोलिनियर है। दो वेक्टर मैं बोल रहा है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, तो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है क्या वो कोलिनियर होंगे, नहीं, ये भी गलत है क्योंकि हो सकता है दूसरे वाले की डायरेक्शन क्या हो, रिवर्स हो, ये भी फॉल्स है। बोल रहा है टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये भी गलत था। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, अगर मान लो मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या इक्वल होंगे, नहीं, क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। एक मिनट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है कोलिनियर होंगे, नहीं नहीं यार ये कैसी बातें कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन कोलिनियर थोड़ी है, पैरेलल थोड़ी है। और बाकी दो कोलिनियर वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्या इक्वल होंगे, नहीं, डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है।
तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक आपको समझ में आया होगा। 10.2 के जो कॉन्सेप्ट है वो अगली वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। कोई भी दिक्कत हो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।